हेलो बच्चों, आपके नीट का एग्जाम 21 वाला बेटा ओवर हो चुका है और हमें आशा है कि आप सभी ने काफी अच्छा पेपर किया होगा। बेटा उसी सीरीज में जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आपका केमिस्ट्री नीट 2021 में जो पेपर आया था बेटा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा एक ओवरऑल व्यू बात कर लें अगर केमिस्ट्री के पेपर की, तो जो आपका केमिस्ट्री का पेपर था बेटा आफ्टर 2018 के बाद से बेटा जो आपका केमिस्ट्री का पेपर रहा है बियॉन्ड द 2018, अगर हम बात करेंगे 2019 या फिर 2020 या फिर अभी जो रिसेंटली हुआ है 2021, ये बेटा तीनों ईयर के पेपर ऑलमोस्ट क्या है, सेम लेवल के रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा 2018 और इससे पहले जो पेपर हुआ करते थे थोड़ा उनका डिफिकल्टी लेवल 19, 20 और 21 के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा रहा है, लेकिन अभी जो 19, 20 और 21 का जो पेपर रहा है इसका लेवल बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है। बेटा आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं 21 वाला पेपर टफ था या 20 वाला, तो ओवरऑल ये पेपर क्या था, सेम लेवल का। और ये सेम पेपर क्या होता है, इजी टू मॉडरेट लेवल का ये पेपर होता है। ठीक है, ये जो पेपर है आपका वो इजी टू मॉडरेट लेवल है, इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस काफी मतलब बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन द हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल में पूछ रहे हैं कि बताओ टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होंगे और ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या होंगे। तो बेटा आपको पता है कि जो टेट्राहेड्रल वर्ड होता है, टेट्राहेड्रल वर्ड जो होता है उसका नंबर होता है 2n, और जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है, आपका जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है वो है आपका n, और n क्या है, नंबर ऑफ स्पीसीज या फिर आप एटम कह सकते हैं इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। जितना n रहता है उसका जस्ट होता है आपका टेट्राहेड्रल वर्ड, और जितना n होता है उतना ही आपका होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अगर बात करें हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल में, तो जो n की वैल्यू होती है वो होती है बेटा 6। ओके, अब ये 6 होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका टेट्राहेड्रल वर्ड होगा वो 2 into 6 मतलब कितना हो जाएगा 12, और जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है वो n के बराबर मतलब कितना हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, थर्ड बेटा इसमें करेक्ट आंसर है। 12 आपके होंगे टेट्राहेड्रल वर्ड और 6 होगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, BF3 is a planar electron deficient compound, hybridization and number of electron around the central atom। आपसे पूछ रहे हैं कि BF3 में बेटा उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बेटा BF3 का स्ट्रक्चर ये होगा, ये हो गया F और ये देखो ये F। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनों की तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो टोटल कितने हो गए बोरान के पास, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा आपके 6 हो गए। तो आंसर कौन सा होगा, सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, देखो बेटा जैसे ही हाईली प्योर मेटल की बात आती है तो आपके दिमाग में आ जाता है कि क्या होगा, ये जोन रिफाइनिंग होगी। पहले ही जैसे ही हाईली प्योर मेटल की बात आई जोन रिफाइनिंग होगी, बट यहाँ बेटा आपको एक चीज ध्यान देने वाली थी, और वो क्या देना है कि जो मेटल है वो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर पे, और बेटा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड मेटल केवल एक ही है, वो है मरकरी। और मरकरी का प्यूरिफिकेशन हम करते हैं वाया डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, तो बेटा ये एनसीईआरटी की लाइन है कि जिंक को और मरकरी को हम वाया डिस्टिलेशन मेथड द्वारा क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। तो इसमें हो सकता है थोड़ी कंट्रोवर्सी हो, पर आप इतना ध्यान रखें कि इसमें जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर की बात है तो उसमें डिस्टिलेशन में केवल मरकरी होता है। ठीक है, और ये आपका एनसीईआरटी में पेज 164 मेटलर्जी वाले चैप्टर मतलब प्यूरिफिकेशन एस्टिमेशन ऑफ
चैप्टर वाले कंपाउंड में 164 पेज पे आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगा कि वहां पे स्पेशली लिखा गया है कि जिंक और मरकरी के प्यूरिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। इस वजह से बेटा इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? सेकेंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर अ रिएक्शन, ये रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज दिस, मतलब इसके लिए डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो क्या है? माइनस का 4.2 किलो जूल। अब एक्टिवेशन एनर्जी इसकी क्या है? ये दिए गए हैं तो पूछ रहे हैं कौन सा ग्राफ सही होगा। तो बेटा जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है? एनर्जी ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगर डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आ रही है इसका मतलब जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है ये ज्यादा होगी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। और ऐसा ग्राफ बेटा एक ही आपको दिख रहा है, वो कौन सा ग्राफ है? देखो फर्स्ट वाला, जिसमें ये देखो ये क्या है आपका? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या है आपका? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, है ना। अब देखो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से, तो इस वजह से क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो हमारा ग्राफ कौन सा सही होगा? फर्स्ट वाला ग्राफ हमारा करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, noble gases are named because of their inertness towards reactivity. Identified incorrect statement आपको बताना है नोबल गैस को लेके। तो ठीक है, पहला क्या है? नोबल गैस है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा पहला स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों गलत है आपको पता है? क्योंकि जो आपके नोबल गैसें होती हैं उनमें क्या होता है? वीक वांडरवाल्स फोर्स होता है, वीक वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और जब वीक फोर्स होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कैसे होगा? तो पहला ही पॉइंट गलत है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। बाकी चेक कर लेते हैं। सेकंड है, नोबल गैस है वीक डिस्पर्सन फोर्स। बिल्कुल अभी बताया आपको कि इनके बीच में क्या होता है? वीक वांडरवाल्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसको डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है, नोबल गैस है द हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी। आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफएलटी अगर पीरियड में बात करें तो नोबल गैसों की होती है। ठीक है, इसके अलावा नोबल गैसें क्या होते हैं? स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, गलत कौन सा है? फर्स्ट है, फर्स्ट गलत है, इसी वजह से हमारा आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं किसमें? पहले बेटा पूछ रहे हैं सॉलिड स्टेट में, ये आपका पहला सॉलिड स्टेट, और दूसरा किस में पूछ रहा है? वेपर फेज में। तो अगर बात करें बेटा सॉलिड स्टेट की, तो जो सॉलिड स्टेट है उसमें बेरिलियम क्लोराइड इस स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। ये हो गया Cl बेरिलियम, और यहाँ से Cl बेटा, ये फिर से Cl, फिर से Cl, और यहाँ से फिर बेरिलियम, और ये। ठीक है, तो बेटा यहाँ ये किस फॉर्म में पाया जा रहा है? देखो चेन फॉर्म में। तो ये कहाँ पाया जाएगा? चेन फॉर्म में। ओके, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन बात करें तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अगर बात करेंगे हम वाइपर फेज की, तो वाइपर फेज में क्या होता है बेटा? आपका जो बेरिलियम क्लोराइड होता है वो डायमर के रूप में पाया जाता है। कैसे होता है? ये हो गया बेरिलियम, ये हो गया आपका Cl, ये हो गया बेटा बेरिलियम, और इधर क्या हो गया आपका Cl, और ये हो गया। ठीक है, तो बेटा ये स्ट्रक्चर होता है किसका? आपका बेरिलियम का। ठीक है, तो ये क्या होगा? वाइपर फेज में डायमर फॉर्म में पाया जाएगा, जबकि आपका जो सॉलिड स्टेट था उसमें किस में? चेन फॉर्म में पाया जाता है। तो आंसर कौन सा होगा? चेन एंड डायमर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया है एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन द ऑर्डर गिवन एज HF HCl, सही है। सेकंड क्या कह रहा है? एज द साइज ऑफ एलिमेंट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इंक्रीजेज डाउन टू द ग्रुप द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF HCl HBr एंड HI डिक्रीजेज सो द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। बिल्कुल, तो पूछ रहे हैं दोनों स्टेटमेंट क्या है? तो बेटा दोनों स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि जब हम डाउन टू द ग्रुप आते हैं, ओके, ये हो गया आपका HBr और ये हो गया बेटा HI, तो जब हम क्या होते हैं? डाउन टू द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है? साइज बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा? जो बॉन्ड लेंथ है कौन सा? जो हाइड्रोजन और जो हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी? बढ़ेगी। और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा? जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होगी, और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। और जब बॉन्ड ब्रेकिंग बढ़ जाएगा तो क्या होगा? H आयन रिलीज टेंडेंसी जो होगी बेटा, वो आपकी रिलीज टेंडेंसी वो हो जाएगी इंक्रीज, और जब ये इंक्रीज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डाउन टू द ग्रुप आएंगे तो क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इसके अलावा ऐसा क्यों होगा? क्योंकि डाउन टू द ग्रुप आएंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, और हाइड्रोजन आयन आसानी से टूट जाएगा, जिसकी वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो बेटा ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following polymer is prepared by additional polymer? बेटा एडिशनल पॉलीमर से कौन सा बनेगा, तो वो होगा टेफ्लॉन, क्योंकि ये जितने हैं आपके ये क्या है बेटा, ये है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। लेकिन जो आपका टेफ्लॉन है ये बेटा एडिशनल पॉलीमर का एग्जांपल है, क्योंकि ये क्या होता है, ये बेटा बनता है आपका CF2 से, ठीक है। इसके पॉलीमराइजेशन से बेटा आपका क्या होता है, टेफ्लॉन का फॉर्मेशन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट तो आंसर कौन सा होगा हमारा, टेफ्लॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्टिकुलर स्टेशन एट ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है बेटा, आपका फ्रीक्वेंसी दिया है 1368 किलो हर्ट्ज, ओके। और क्या कह रहे हैं, द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आपसे क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है लेमडा। तो आपको पता है बेटा C बराबर क्या होता है, न्यू लेमडा, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा आपका C बाई म्यू, बस C की वैल्यू कितनी है 3.0 इंटू 10⁸ और इसको डिवाइड करेंगे बेटा किससे, किलो हर्ट्ज है तो इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो 1368 इंटू 10⁻3, ठीक है। वैल्यू सॉल्व करेंगे तो बेटा वैल्यू कितनी आएगी, आपकी वैल्यू आएगी 219.3 मीटर इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो ये है बेटा हमारा करेक्ट आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्कोनियम एंड हाफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बिकॉज ऑफ, बेटा आपको पता है वेल नोन क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, इसका रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि जब 4D सीरीज और 5D सीरीज के जो एटम होते हैं उनकी जो क्या होती है एटॉमिक रेडियस क्या होती है, सिमिलर होती है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इनका जो एटॉमिक रेडियस है चाहे आयनिक रेडियस है वो बेटा ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द लिस्ट है, ये क्वेश्चंस है। तो बात करें बेटा, देखो सभी एटम दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इसका मैच करना है। तो बात करेंगे PCl5 की, तो देखो PCl5 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेटा ये स्ट्रक्चर बनेगा Cl और ये हो जाएगा Cl और ये हो गया इधर। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d, और हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा तो शेप क्या होगा, शेप होगा बेटा आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके। तो ये होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ये का क्या हो जाएगा आपका 4। अब बात करेंगे SF6 की, तो ये SF6 की बेटा ये अगर स्ट्रक्चर बात करें तो ये हो जाएगा फ्लोरीन फ्लोरीन और यहाँ हो जाएगा फ्लोरीन और ये हो जाएगा फ्लोरीन। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा sp3d2, और जब sp3d2 होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2, तो शेप क्या होगा, ये होगा शेप बेटा इसका ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अगर बात करें BrF5 की, तो BrF5 का क्या होगा, Br इधर हो जाएगा बेटा फ्लोरीन फ्लोरीन और इधर हो जाएगा फ्लोरीन फ्लोरीन और इधर क्या हो जाएगा फ्लोरीन, और इसका ये पास एक लोन पेयर बच जाएगा। तो ओवरऑल देखो क्या है, ओवरऑल है बेटा आपका कितने 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा sp3d2। अगर बेटा 5 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो तो शेप क्या होती है, शेप होती है बेटा स्क्वायर पिरामिडल। तो आंसर क्या होगा बेटा, स्क्वायर पिरामिडल इज द राइट आंसर फॉर दैट कंपाउंड। अब बात करेंगे BF3 की, तो BF3 क्या होगा बेटा, BF3 इसका हाइब्रिडाइजेशन सीधा सीधा क्या हो जाएगा sp2 और sp2 हो जाएगा तो इसका शेप क्या हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो ये था ओवरऑल मैचिंग, जो ऑप्शन होगा आप उसमें मैच करा के करेक्ट कर लेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द IPSC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है बेटा। एसीटोन है, ये हो गया आपका एसीटोन, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, RMgX से ना, अरे वो तो क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो ये क्या हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो फर्स्टली ये कौन सी रिएक्शन देगा, ये बता, आपको पता है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों है आपका, ये है आपका कार्बोनिल कंपाउंड, और जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ रोटेट होगी, अल्टीमेटली स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा CH3C, यहाँ पे हो जाएगा O- और ये बेटा जो MgBr है ये प्लस के रूप में यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा बेटा C2H5
और यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3, ठीक है। अब फर्दर इस पे क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। फर्दर जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका OH में, तो ये हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा OH, इधर हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा बेटा CH2 CH3, ठीक है। C2H5 को हमने क्या लिख दिया, CH2 CH3। अब इसकी IPSC नेमिंग कर लें, तो IPSC नेमिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। सेकंड पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और सेकंड पे ही मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल इज द राइट आंसर। ओके, तो ये हो गया इसका। नाउ नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो 78% बाय वेट कार्बन को कंटेन किया है और रिमेनिंग हाइड्रोजन को कंटेन किया है। मतलब इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है बेटा 78 और हाइड्रोजन कितना है रिमेनिंग, मतलब कितना 22, ठीक है। तो पूछ रहे बताओ इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। तो आपको पता है बेटा एम्पेरिकल फार्मूला के लिए हम क्या करते हैं, इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं। तो कार्बन का 78 है, इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 12, इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा बेटा आपका कितना 6.5 और ये हो जाएगा 22, ठीक है। अब बेटा अगर इसके हम रेशियो लेंगे, आपको पता है क्या होता है, सिंपलेस्ट वाले से इसको जो सबसे लोवेस्ट वाली वैल्यू होती है उससे क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। तो बेटा इसको 6.5 से डिवाइड करेंगे, 6.5 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा आपका 1 और इसको जब हम 6.5 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.3, ठीक है। लेकिन अगर बात करें बेटा कि अब इसमें प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि ठीक है आपने कार्बन तो 1 ले लिया लेकिन हाइड्रोजन को कितना लेंगे। तो बेटा अगर मान लेते हैं कि इसको हम 3.33 लेते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन और कार्बन का रेशियो 1:3 लिया जा सकता है, क्योंकि जब 1:3 लेंगे तो हमें C3H10 बनने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा, सेकंड होगा। और उसका रीजन है कि 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 के लिए बेटा हमें ज्यादा वैल्यू डोमिनेट करनी पड़ेगी, इसलिए मोस्ट प्रोबेबल आंसर कौन सा होगा, इसमें सेकंड होगा, CH3 इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीके भी दिया है डाइमिथाइल एमीन का और पीए दिया है एसिटिक एसिड का, दोनों की वैल्यू दिया है और पूछ रहे हैं करेक्ट पीएच फॉर द डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट। डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट क्या है बेटा, ये है आपका वीक एसिड वीक बेस का साल्ट, और जब वीक एसिड वीक बेस का साल्ट होता है, जबकि साल्ट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसके लिए जो पीएच का फार्मूला होता है वो होता है बेटा 7 + ½ pKa माइनस pKb, ठीक है, ये होता है। तो बस वैल्यू पुट आउट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7 + ½ pKa की वैल्यू कितनी है, pKa की वैल्यू है बेटा 4.77 और pKb की वैल्यू कितनी है 3.27, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी बेटा 7.75, तो जो हमारा आंसर क्या होगा सेकंड, 7.75 इज द राइट आंसर। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बहुत ही आसानी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट ऑफ टिंडल इफेक्ट इज इविक्टेड बाय। बेटा टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है टिंडल इफेक्ट शो करना। अब चेक कर लेते हैं कि इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन कौन होगा। तो बेटा जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन होता है ये ट्रू सॉल्यूशन होगा, आपका यूरिया का भी ट्रू सॉल्यूशन होता है, NaCl का भी ट्रू सॉल्यूशन होता है, पर जो स्टार्च का सॉल्यूशन होता है बेटा ये कोलाइडल नेचर का होता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा सेकंड, स्टार्च सॉल्यूशन इज द कोलाइडल सॉल्यूशन, इज दैट्स व्हाई इट शो द टिंडल इफेक्ट। तो हमारा आंसर कौन सा होगा सेकंड होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइटियम इज द रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन emits which of the following particle। बेटा जो ट्राइटियम होता है ये सबसे क्या होता है, लाइटेस्ट जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है, लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। और ये क्या करता है बेटा, ये बीटा इमिटर होता है, ये बीटा इमिटर होता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा 4, ट्राइटियम इज द बीटा इमिटर ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है, CX बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी। बेटा आपने अगर पढ़ा होगा, अगर हम बात करेंगे रिएक्टिविटी
ऑफ एल्किल हैलाइड। अगर बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड की, तो जो एक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके किसके, बॉन्ड लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा क्या, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, ठीक। अब देखो आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होता है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा आपका CS, मतलब अगर हम बात करें एल्किल ग्रुप की, तो एल्किल ग्रुप में बेटा जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है वो होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका CH3I, उसके बाद होगा बेटा क्या आपका CH3Br, उसके बाद होगा CH3Cl, और लास्ट में होगा बेटा CH3F। ठीक है, लेकिन अगर बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी की, तो बताओ जितना ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, उतनी कम होगी। तो इसके जो बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर होगा बेटा, यहां से आप देख लो वो रेसिप्रोकल होगा, और रेसिप्रोकल होगा तो मतलब क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा क्या आपका CH3F का, फिर उससे कम होगा CH3Cl का, उसके बाद होगा CH3Br का, और सबसे कम होगा CH3I का। तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट इज द राइट आंसर, जिसकी बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम, और ये रिएक्टिविटी ऑर्डर बेटा आपको इनऑर्गेनिक में बताया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग सोल्यूशन आर प्रिपेयर डिसॉल्विंग दिस, ये वैल्यू दी गई है सबको। देखो इसमें बेटा वाटर कितना ले रहे हैं, वाटर बेटा सब में ले रहे हैं 250 ml। ठीक है, अगर वेट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो सभी में वेट कितना ले रहे हैं, 10 ग्राम ले रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसमें इंफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताओ आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। तो बेटा आपको पता है जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इक्वल टू क्या होता है, ICRT। ठीक है, आई क्या, वांट ऑफ फैक्टर। बेटा इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज तीनों क्या है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इस वजह से आई की वैल्यू सबके लिए सेम होगी, तो आई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है सी क्या, आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, तो पाई क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। अब सी क्या होगा बेटा, ये होगा सी क्या होगा, मोल अपॉन वॉल्यूम। अब मोल अपॉन वॉल्यूम, या फिर हम पाई को ये कह सकते हैं कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। अब बेटा देखो वेट और वॉल्यूम क्या है, देखो सेम है, सब में 250 ml वाटर भी है, वॉल्यूम सेम है और वेट भी सेम है, तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो पाई होगा बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट के, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका पाई कम। अगर बात करें बेटा सब, तो देखो इसमें क्या है, यूरिया, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा 60। अगर बात करें ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 180। अगर हम बात करेंगे सुक्रोज का, तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, सुक्रोज का, फिर उसके बाद होगा ग्लूकोज का, और सबसे कम होगा यूरिया का। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम उसका कंसंट्रेशन उतना ज्यादा, और उतना ज्यादा तो सबसे ज्यादा। तो यूरिया जिसमें होगा उसमें क्या होगा, मतलब P2 का सबसे ज्यादा होगा, देन P1 होगा, देन P3 होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद द हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव अ सॉलिड विल डिसॉल्व इन द एल्कली। ठीक है, तो बेटा इसका क्या होगा, प्राइमरी एमीन होगा। हमारा आंसर कौन सा होगा, सेकंड। आपको पता है हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, ये यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑल, मतलब 3 जो आपके प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है और टर्सरी एमीन है, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जब प्राइमरी एमीन को हिंसबर्ग रिएजेंट पे डालते हैं तो इसमें क्या मिलता है, प्रेसिपिटेट मिलता है, और ये प्रेसिपिटेट को जब हम KOH में डिसॉल्व करते हैं तो बेटा ये क्या हो जाता है, मतलब ये सॉल्युबल है, ये सॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर बात करेंगे सेकेंडरी एमीन की, तो सेकेंडरी एमीन बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ प्रेसिपिटेट तो बनाता है, पर ये KOH में डिसॉल्व नहीं होता। और बात करें टर्सरी एमीन की, तो बेटा ये रिएक्शन ही नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब 1 डिग्री होगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, और KOH में जब उसको डिसॉल्व करेंगे तो क्या करेगा बेटा, वो सॉल्युबल होगा। और क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं कि हिंसबर्ग रिएजेंट से जो सॉलिड बना वो एल्कली में डिसॉल्व है, और ये ऐसा कौन हो सकता है, ऐसा होगा आपका प्राइमरी में। तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म, पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो मेटामेरिज्म शो करेगा। तो बेटा मेटामेरिज्म कौन शो करता है, या तो ईथर, या तो ईस्टर, या तो कीटोन। इसके आइदर ग्रुप अगर क्या हो, डिफरेंट हो जाए, तो वो क्या होगा, आपका मेटामेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो अगर बात करें बेटा C3H8 की, तो ये ले लो आप, C3 हो गया और ये हो गया CH2CH3। ठीक है, अब बेटा इसको चाहे आप लेफ्ट करो चाहे राइट करो, वो सिमिलर ही होगा। तो ये तो नहीं होगा, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक नहीं है, जीरो नहीं है, इस वजह से ये नहीं होगा। और इसमें तो ये OH ग्रुप है नहीं, तो होगा ही नहीं। अगर बात करेंगे C4H10O की, तो देखो बेटा C4H10 शो कर सकता है कैसे, देखो इसका हो जाएगा CH3CH2, इधर हो जाएगा CH2CH3। बेटा आप क्या करो, इधर एक मिथाइल कर दो और एक मिथाइल इधर ट्रांसफर कर दो, तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया। तो अब ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके क्या हो गए, मेटामर। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, C4H10 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला क्या है, एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ नारकोटिक एनाल्जेसिक। गलत है बेटा, क्यों, क्योंकि जो एस्पिरिन और पैरासीटामोल है ये बेटा नॉन नारकोटिक होते हैं। ठीक है, मतलब इनकी आदत नहीं लगती है, आप इनको खाएंगे फिर भी इसकी आदत नहीं लगेगी, ऐसे ड्रग्स को हम नॉन नारकोटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, मार्फिन एंड हीरोइन आर नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक। बेटा गलत है, ये भी है, क्यों, क्योंकि मार्फिन और हीरोइन क्या होते हैं, नारकोटिक्स होते हैं, इसी वजह से इनका एब्यूज होता है, इसी वजह से क्या होते हैं, इनको हम बैन किए हुए मार्फिन और हीरोइन का यूज नहीं किया जाता है फॉर नॉर्मल पेन, ये यूज करते हैं फॉर सर्जरी प्रोसेस। तो ये नारकोटिक होती है और नॉन नारकोटिक होते हैं। तो बेटा ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हैं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो ग्राफ का क्वेश्चन है और ग्राफ का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ग्राफिकल रिजल्टेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ के लिए बताना है। तो आपको पता है बेटा बॉयल्स लॉ में क्या होता है, बॉयल्स लॉ में जो टेम्परेचर होता है बेटा वो कांस्टेंट होता है, और जो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो आपका जो ग्राफ होता है वो PV इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जो P होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या बेटा, V के, और जो ग्राफ बनता है बेटा वो हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। तो ये दोनों ग्राफ तो बनेंगे नहीं, ये दोनों ग्राफ बनेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये दोनों गलत होगा क्योंकि ग्राफ आपका बनेगा हाइपरबोला। अब आता है बेटा कि इन दोनों ग्राफ में अगर ये देखो क्या है, तीन तीन ग्राफ बने और तीनों में टेम्परेचर कंडीशन दी गई है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसमें किसी भी एक एक्सिस को आप फिक्स कर दो। तो हमने क्या कर दिया, मान लो प्रेशर को हमने फिक्स कर दिया। तो बेटा अगर प्रेशर को आप कांस्टेंट करोगे तो देखो मान लो ये क्या हो गया V1, बेटा ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया V2, और ये जो पॉइंट हो गया बेटा ये हो गया V3। तो देखो सबसे ज्यादा क्या है, V3 ज्यादा है, देन V2 ज्यादा है, देन V1 ज्यादा है। इस ग्राफ में ऐसा समझ में आ रहा है। तो अगर बेटा प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे तो क्या होगा, देखो जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा ना, मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। अगर इस ग्राफ में आप देखो तो क्या होगा, V3 ज्यादा है इस वजह से इसका टेम्परेचर ज्यादा है, V2 उससे कम है इसलिए टेम्परेचर उससे कम है, और V1 सबसे कम है इस वजह से इसका टेम्परेचर सबसे कम है। तो सबसे जो करेक्ट ग्राफ होगा वो कौन सा ग्राफ होगा, आपका थर्ड वाला इज द करेक्ट। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन क्या है, IPSC का क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या है, 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 ठीक है, तो 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 को बेटा करते हैं, इसके नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 है तो डेक हो गया। अब देखो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, 2 पे क्या है, मिथाइल है, और 6 पे भी क्या है, मिथाइल है। तो 2,6 डाइमिथाइल हो गया, डेक 4 पे क्या है आपका डबल बॉन्ड है इस वजह से। तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, 4 स्टेटमेंट है उसमें से पूछ रहे हैं कौन सा गलत है। पहला कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयन आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। बेटा यही स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि जो Cl जो आपका जो +3 वाले होते हैं ये सभी नहीं होते हैं, मतलब मोस्टली जो होते हैं वो +2 और +4 वाले होते हैं, +3 वाला इसका कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फॉर लैंथेनाइड।
तो ये बेटा आपका गलत है, और जब ये गलत है तो हमारा आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा? लैंथेनाइड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। एक्टिनाइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइड। बिल्कुल, जो आपका डाउन टू द ग्रुप आते हैं तो आपको पता है बेटा रिएक्टिविटी बढ़ती है, तो ये क्या होते हैं? जो एक्टिनाइड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू लैंथेनाइड। इसके अलावा अगर बात करेंगे बेटा अगर हम कंट्रैक्शन की, तो जो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है उसके कंपेयर में एक्टिनाइन कंट्रैक्शन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही डाउन टू द ग्रुप आते हैं तो बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से जो एक्टिनाइड जो कंट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। इस वजह से हमारा आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो बेटा पूछ रहे हैं कि इसमें कौन से मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो बेटा फर्स्ट वाले में देखो क्या हो रहा है, क्रोमियम को क्या कर रहा है? एल्युमिनियम रिप्लेस कर रहा है। तो एक मेटल दूसरे मेटल द्वारा रिप्लेस हो रही है, तो बेटा मेटल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन तो फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, बाकी भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ आयरन है, आयरन को एच रिप्लेस कर रहा है, बेटा ये नहीं होगा। लेड है, लेड को कोई रिप्लेस नहीं कर रहा है। और यहाँ पोटेशियम है, बेटा पोटेशियम रिप्लेस नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन रिप्लेस हो रहा है। तो एक मेटल को दूसरी मेटल ने रिप्लेस किया, तो उसी को बेटा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, और हमारा आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन फॉर रिलेशनशिप बिटवीन CpCv फॉर 1 मोल ऑफ गैस। बहुत ही आसान क्वेश्चन बेटा। कौन सा फार्मूला? मेयर्स फार्मूला। और मेयर्स फार्मूला क्या कहता है? उसके अकॉर्डिंग होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R फॉर 1 मोल। तो बेटा आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Among the following alkaline earth metal halide, which one of the following is covalent and solvent in organic solvent? ठीक है बेटा, तो देखो डाउन टू द ग्रुप आते हैं तो क्या होगा? BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके अलावा बेटा क्या है आपका? कैल्शियम क्लोराइड है, उसके अलावा है आपका स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, डाउन टू द ग्रुप आते हैं तो क्या होगा? साइज इंक्रीज होगी, और जब साइज इंक्रीज होगी तो बेटा क्या होगा? जो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर है, जब कैटायन के अगर साइज की बात करें तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन के। ठीक है, अब देखो डाउन टू द ग्रुप आएंगे तो क्या होगा? कैटायन का साइज बढ़ेगा, और कैटायन का साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा बेटा बेरिलियम क्लोराइड। और जो कोवेलेंट होगा बेटा वो आपको पता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं बेटा वो नॉन पोलर होते हैं। इस वजह से क्या होगा? आपका जो बेरिलियम क्लोराइड है वो सबसे ज्यादा मोस्ट कोवेलेंट है, और बेटा ये क्या है? सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा? डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ इथेन। बेटा जो लीस्ट स्टेबल आपका कन्फॉर्मर होता है इथेन का, उसको बेटा आपको पता है कौन सा होता है? वो होता है बेटा स्टैगर्ड। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आपका स्टैगर्ड, उसके बाद होता है बेटा क्या आपका? गॉज, और सबसे लीस्ट स्टेबल होता है बेटा आपका इक्लिप्स्ड। ठीक है, और जो इक्लिप्स्ड होता है बेटा इसमें जो अगर बात करेंगे डाइहेड्रल एंगल की तो वो कितना होता है? 0 डिग्री। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? थर्ड, 0 डिग्री। जो हमारे अगर स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्म में सबसे ज्यादा स्टैगर्ड, गाच और इक्लिप्स्ड की बात करें तो इथेन के केस में क्या होता है? जो इक्लिप्स होता है वो सबसे लेस स्टेबल होता है, मतलब लीस्ट स्टेबल है, और उसका जो डाइहेड्रल एंगल होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? थर्ड होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट आयन इज। इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट आयन क्या है? तो आपको पता है बेटा ये भी क्या है? आपका लिगेंड्स है। कौन सा लिगेंड है? तो बेटा इसका स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। बेटा ये है फार्मूला फॉर टेट्राएथीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, और ये होगा CH3COO माइनस, ये हो जाएगा CH3COO माइनस, ये हो जाएगा CH3COO माइनस, और ये हो जाएगा बेटा CH3
COO माइनस। ठीक है, अब देखो इसके पास भी गए हो बेटा, यहाँ एक और नाइट्रोजन होगा। ठीक है, ये होगा। तो देखो इसके पास भी एक ये डोनर साइट है, इसके पास भी एक डोनर साइट है, और बेटा ये और ये टोटल कितनी डोनर साइट है? तो टोटल बेटा 6 डोनर साइट है। तो ये कौन सा डीडेंट लिगेंड होगा बेटा? ये होगा आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड। ठीक है, जिसमें क्या होगा, 4 ऑक्सीजन डोनर होंगे और 2 क्या होंगे, नाइट्रोजन डोनर एटम पाए जाएंगे। तो आंसर कौन सा होगा? 4th इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द आरबीसी डिफिशियंसी इज द डिजीज ऑफ, बेटा जो आरबीसी डिफिशियंसी हो बेटा वो होती है आपकी कौन सी? विटामिन B12 की कमी से। इसको हम बोलते हैं क्या? साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन से क्या होता है, जो आरबीसी का मैचुरेशन होता है वो मैचुरेशन रुक जाता है। इसी वजह से क्या कहते हैं इसको हम बेटा, इससे जो एनीमिया काज होती है उसको हम कहते हैं एनीमिया। ठीक है, ओके। तो हमारा आंसर क्या होगा? आरबीसी डेफिशिएंसी डिजीज किसके वजह से होगी? विटामिन B12 के वजह से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम टेम्परेचर एट दैट कैन बी अचीव इन द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना अचीव कर सकते हैं? तो बेटा आपको मैं बताया हूं कि 3 जोन होते हैं इसमें। कौन कौन सा? कंबस्शन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन और रिडक्शन जोन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होता है बेटा? रिडक्शन जोन का होता है, और वो लगभग कितना होता है? 2200 केल्विन के आसपास होता है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा ब्लास्ट फर्नेस का वो कितना होता है बेटा? अप टू 2000 केल्विन के मतलब लेवल पे होता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर मैक्सिमम यही होता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये है बेटा आपका क्या है? एल्कीन है, इसकी रिएक्शन HBr से करा रहे हैं। और ये जो रिएजेंट दिख रहा है बेटा ये क्या है? ये है बेटा आपका पर एसिड। और पर एसिड का मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब ये हो गया आपका परऑक्साइड। और परऑक्साइड के प्रेजेंस में HBr का एडिशन, कौन सा एडिशन बेटा? एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। और जब एंटी मार्कोनिक ऑफ होगा तो बेटा H आपका यहाँ ऐड होगा और Br यहाँ ऐड होगा। और ऐसा चेक कर लोगे, तो ऐसा चेक करोगे तो बेटा कौन सा मिलेगा? 4th is the right answer. Okay, now next question is the major product formed in the dehydrohalogenation reaction of 2-bromopentane is pent 2-ene। मतलब ये है बेटा आपका क्या? ये हो गया आपका 2-ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5, ये हो गया ब्रोमीन। बेटा इसका जब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करा रहे हैं, मान लो एल्कोहलिक के OH यूज किया, तो बेटा ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि बताओ कौन सा प्रोडक्ट बना। देखो बेटा अगर इसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा तो ये हो गया अल्फा, तो 2 जगह से हाइड्रोजन निकलने की प्रोबेबिलिटी है, एक बीटा पोजीशन पे यहाँ पे और एक बीटा पोजीशन यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया है कि इस वाले बीटा पोजीशन से निकाला है, मतलब ये वाले बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालेंगे तभी तो डबल बॉन्ड आएगा। अगर बेटा एल्कीन बनने पे अगर वो एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड बने तो बेटा उसको हम कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? सेटजफ प्रोडक्ट बनते हैं। तो देखो बेटा ये जो बनी है ये कौन सी है? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। और जब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी तो कौन सी होगी? ये होगा बेटा सेटजफ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये जो एल्कीन बनी है वो किसके वजह से, कौन से रूल को फॉलो कर रही है बेटा? सेटजफ रूल को। ओके, समझ में आया? इसके अलावा अगर बात करेंगे बेटा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन होती है बेटा वो हाफमैन्स के अकॉर्डिंग। तो आंसर कौन सा होगा इसका? 4th होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड CH3CON at infinite dilution of this and this, the molar conductance of this। बेटा आपको चाहिए मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COH, तो ये होगा बेटा मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaOH माइनस का होगा बेटा मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl। सबकी वैल्यू रख देते हैं बेटा। HCl की कितनी है? ये है 426.16 बेटा। इसके अलावा बेस की कितनी है? CH, तो बेटा ये हो जाएगा और NaOH नहीं CH3
COONA, ठीक है, ये हो NaOH नहीं होगा बेटा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 91.0 और NaCl की बेटा कितनी 126.45। जब इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 390.71 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट्स इन 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियार लैटिस यूनिट सेल इज। बेटा ये केवल एनसीईआरटी के चार्ट से ही क्वेश्चन आ गया है, तो बेटा मैं आपको चार्ट शो कर दूं। बेटा वो कितना होता है 3 होता है, ठीक है। और वो 3 कौन कौन होते हैं, तो बेटा ये रहा आपका चार्ट, आप चार्ट से देख लीजिए। 3 है जिसमें आपका ब्रेवियास लैटिस पाया जाता है। बॉडी सेंटर्ड वो कौन कौन सा है, क्यूबिक में बेटा एक होता है बॉडी सेंटर्ड, इसके अलावा टेट्रागोनल में बॉडी सेंटर्ड पाया जाएगा, और ऑर्थोग्राम्बिक में बेटा आपका बॉडी सेंटर्ड पाया जाता है। बेटा एनसीईआरटी के सॉलिड स्टेट चैप्टर में बेटा ये है, वो एनसीईआरटी से ही मैंने फिगर लिया है। तो 3 जगह है जहां पे क्या होगा आपका 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियास लैटिस में आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पाई जाती है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा 3 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर किसको कहते हैं, बट ऐसा सबस्टेंस जिसके पास सारे एटम क्या हो सेम हो और उसके पास कोई भी लोन पेयर ना हो, क्या है आपका नॉन पोलर है। जैसे इसमें देखो क्या है, अगर मान लो इसको सेंटर मान लो तो देखो दोनों एटम अलग अलग है, ये गलत हो जाएगा। SbCl5 देख लेते हैं बेटा, SbCl5 को तो ये देखो बेटा ये है SbCl5, ये हो गया Cl और ये हो गया Cl और ये हो गया Cl। देखो तो इसमें क्या हो कोई भी लोन पेयर नहीं है और पांचों एटम सिमिलर है, तो इसका मतलब बेटा ये क्या होगा नॉन पोलर होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा सेकेंड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विद बेंजीन टू ऑक्टेन इज 3:2 रेशियो। तो पूछ रहे हैं कि बताओ सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। वेपर प्रेशर आप बेंजीन का प्योर फॉर्म में दिए हैं और आपका ऑक्टेन का भी प्योर फॉर्म में दिए हैं। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होता है प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन पर प्योर फॉर्म में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इनटू उनका मोल फ्रैक्शन। तो ये हो गया XB। अब ये बेटा XA कितना होगा, तो XA होगा बेटा आपका क्या, अगर मान लो XA को आप बेंजीन ले रहे हो तो बेंजीन के केस में क्या हो जाएगा बेटा 3:2 का रेशियो, तो ये हो जाएगा 3/5। और अगर ऑक्टेन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2/5। बस रखते हैं। तो बेंजीन का बेटा जो आपका वेपर प्रेशर है कितना है 280 इंटू 3/5 प्लस ये हो जाएगा बेटा 420 इंटू 2/5। वैल्यू सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी बेटा 336 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो ये बेटा हमारा आंसर कौन सा होगा सेकेंड इज द राइट आंसर। ओके, तो बेटा अभी तक आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन बहुत ही टफ हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, ये क्या है आपको पता है, ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। और ये रिड्यूसिंग एजेंट केवल 2 लोगों को रिड्यूस करता है, पहला कार्बोनिल कार्बन को और दूसरा बेटा एसिड क्लोराइड को। इसके अलावा ये किसी को रिड्यूस नहीं करता है। तो बेटा अगर ये रिड्यूस करेगा तो ये देखो आपका कार्बोनिल कार्बन है, इसको रिड्यूस करेगा और ये जब रिड्यूस करता है इसको तो किस में कन्वर्ट करता है एल्कोहल में। कैसे क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड ब्रेक होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। इसके अलावा बेटा ये देखो क्या है ईस्टर है, ईस्टर को क्या होता है NaBH4 कोई इफेक्ट नहीं करता है, तो इसको ये रिड्यूस नहीं करेगा, इसको ये रिड्यूस कर देगा और जब रिड्यूस कर देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। बेटा देख लो तो आप पाओगे कि हमारा कौन सा आंसर थर्ड वाला सही है, क्योंकि ईस्टर को कोई हार्म नहीं पहुंचा है, जबकि आपका जो कीटोनिक ग्रुप है वो कन्वर्ट हो गया है किसमें अल्कोहल में। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, इसमें आंसर होगा आपका थर्ड वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। बेटा इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा तो जो डेल्टा S की वैल्यू होती है वो 0 से ज्यादा होती है फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, ये आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। बेटा आइसोथर्मल कंडीशन में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो वैल्यू होती है 0। तो पूछ रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा,
तो बेटा जो इंटरनल एनर्जी है उसकी वैल्यू 0 होगी और जो बेटा एंट्रोपी चेंज होगा वो 0 नहीं होगा। ऑप्शन चेक कर लो तो बेटा कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.07 मोलर एसिटिक एसिड इज दिस, व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिटिक एसिड का क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, सी दिया है, हमें अल्फा चाहिए तो अल्फा भी निकाल लेते हैं बेटा। कैसे, अल्फा क्या होती है, मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इनटू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये हो जाएगा बेटा 350 प्लस ये हो जाएगा आपका 50, तो ये कितना हो जाएगा 400। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये आपका हो जाएगा 20 और इधर हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा 1/20। तो बेटा अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब अल्फा की वैल्यू मिल गई, यहाँ पुट आउट कर लेते हैं। तो K इक्वल टू सी कितना है 0.007, अल्फा बेटा कितना है 1/2 20 का स्क्वायर। बेटा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.75 इंटू 10 टू द पावर -5। तो ये होगा बेटा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये सभी दिए गए आपके क्या कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं और उसमें से पूछ रहे हैं कि बेटा बताओ इसमें कि जो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो कितना होगा। तो बस आसान है बेटा, ये है जो आपका क्या है Fe(CN6) मतलब Fe+3 के रूप में। अब Fe+3 के रूप में तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, ये होगा 3d और ये हो जाएगा 4s। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 4s2 3d6 होता है फॉर नॉर्मल। या फिर ट्राई पॉजिटिव के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 3 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 3d5। अब बेटा ये अगर ये 3d5 हो गया तो अगर ये देखो इसके साथ इसमें साइनाइड भी है, साइनाइड क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये इसकी पेयरिंग करा देगा और पेयरिंग करा देगा तो क्या हो जाएगा बेटा स्ट्रक्चर कुछ यूं बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका Eg ऑर्बिटल और ये हो गया T2g ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन जब फिलिंग होगी तो बेटा 1 2 3 और फोर्थ वाला भी इसी में आ जाएगा, फिफ्थ वाला भी इसी में आ जाएगा। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, एक। और जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो बेटा अगर बात करेंगे इसके लिए जो म्यू है उसकी वैल्यू होती है रूट में n ब्रैकेट में n+2, यही तो होगी। बस वैल्यू सॉल्व करते हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा बेटा 1+2 तो वैल्यू हो जाएगी √3 और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। तो ए का बेटा कितना हो जाएगा फोर्थ। तो ए का फोर्थ बेटा दो ऑप्शन में, बी का देख लेते हैं। बी में भी बेटा ये +3 में होगा, लेकिन अब देखो बी में +3 में होगा। अब ये क्या है वाटर क्या था वीक फील्ड लिगेंड है, तो बेटा यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 5 और n की वैल्यू 5 हो जाएगी तो बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 वैल्यू रुकोगे तो ये हो जाएगा रूट में 5 ब्रैकेट में 5+2 तो ये हो जाएगा रूट का 35। इसका मतलब क्या होगा बेटा वो 5 से ज्यादा होगा और 5 से ज्यादा होगा तो कितना होगा फर्स्ट होगा। तो बी का क्या होगा फर्स्ट होगा। ठीक है, तो ए का 4 बी का फर्स्ट। इसी तरह बेटा फोर्थ में ये +2 फॉर्म में होगा तो +2 फॉर्म में होगा तो एक भी नहीं होगा तो सी का हो जाएगा सेकेंड और डी का हो जाएगा थर्ड। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन द मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम ऑक्सीजन एंड 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस। आपको पता है बेटा पीवी इक्वल टू क्या होता है nRT। ठीक है, आपको प्रेशर चाहिए, n कितना है n निकाल लेते हैं बेटा। सबसे पहले बात करेंगे मोल ऑफ ऑक्सीजन की 4/32, ये कितना हो जाएगा 1/8। बात करेंगे हाइड्रोजन की मोल की तो हो जाएगा 2/2 मतलब 1, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 9/8। बस वैल्यू पुट आउट कर दो तो हो जाएगा 9/8। r की वैल्यू कितनी होगी 0.082 इंटू k हो जाएगा 273 और प्रेशर हमारा वॉल्यूम कितना है बेटा 1 लीटर, तो ये हो गया वॉल्यूम 1 लीटर। ठीक है, वैल्यू सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 25.18 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये बेटा एकदम आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सोडियम एसिड जो आपका क्या है, ये बेटा हमने क्या ले लिया सोडियम साल्ट ले लिया, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसी रिएजेंट से और हमें क्या मिल रही है
बेटा इथेन मिल रही है। तो ये बेटा ये कौन सी रिएक्शन है? तो ये है बेटा आपका डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। और जब डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कौन कराता है? वो कराता है बेटा आपका क्या, सोडा लाइम। और सोडा लाइम में बेटा NaOH के साथ क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सेकेंड। कैल्शियम ऑक्साइड NaOH के साथ मिलकर सोडियम लाइम की तरह बिहेव करते हैं और ये क्या करते हैं, यहाँ से डी कार्बोक्सिलेशन काज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाल देते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सेकेंड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लोप बता रहे हैं बेटा, स्लोप ऑफ आर्हेनियस प्लॉट ln k वर्सेस 1/t ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, द वैल्यू ऑफ E फॉर द रिएक्शन इज। बेटा आपको पता होगा कि जो होता है ln k इक्वल टू होता है ln, ये हो जाएगा बेटा आपका माइनस का EA/RT प्लस का log 1/t, ठीक है, यही तो होगा। क्लियर, समझ में आया? इसका मतलब बेटा क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर हम यहां से देखें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा mx प्लस c। बेटा अगर बात करें आर्हेनियस प्लॉट की तो ये हो जाएगा AE के पावर माइनस EA/RT, ठीक है। अगर इसका हम लॉग लेते ये हो जाएगा बेटा log k इक्वल टू ये हो जाएगा log A माइनस ये हो जाएगा EA/RT, ठीक है। अब देखो अगर इसको कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा बेटा क्या, y इक्वल टू, बेटा ये जब log के लेंगे तो ये हो जाएगा 2.303, अगर ln लेंगे तो बेटा ये 2.303 नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस का mx प्लस का c। तो m क्या होगा बेटा, m देखो क्या होगा, ये होगा आपका EA/R के बराबर। तो जो m होगा बेटा वो होगा आपका EA/R। और तो इसका मतलब EA की वैल्यू आपसे क्या पूछ रहे हैं बेटा, EA की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा m इंटू आर, ठीक है। और m इंटू आर करेंगे, m कितना है बेटा, सॉरी बेटा m नहीं, ये क्या मतलब स्लोप है, उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 इंटू 10⁻3, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻3 और r की वैल्यू कितनी है 8.314, ठीक है। तो जब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 41.5 किलो जूल मोल इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरमीडिएट कंपाउंड X इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बेटा अगर ध्यान दो तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है बेटा आपकी इटार्ड रिएक्शन। और इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है बेटा, इस कलर का क्या होता है, ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता है जो इंटरमीडिएट होता है। तो ये बेटा ब्राउन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और ये इसका इंटरमीडिएट बनता है। तो बेटा जो X होगा वो क्या होगा, ये होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, फोर्थ होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका सबको मैच कराना है। तो ये देखो क्या है आपका, ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, एसिड के साथ मिलके क्या बना रहा है, कैल्शियम सल्फेट। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये एसिड रेन का रिजल्ट है ना। तो इसमें क्या होगा, एसिड रेन की वजह से क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम सल्फेट में हो जाता है। तो सी का आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। ओके, बात करेंगे बेटा ये देखो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो कहां पे होगा बेटा, वो होता है आपका ट्रोपोस्फीयर में, और ये एसिड रेन काज करता है तो इसको बोलेंगे ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये ऑप्शन मैच करा लो, तो देखो सी का फर्स्ट किस में है, तो सी का फर्स्ट बेटा एक ही ऑप्शन में है, ए का 4 किस में है, एक ही ऑप्शन में है, तो बाकी भी मैच करा लो। बेटा ये जो होगा आपका, ये देखो ये क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन काज करता है, और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है बेटा ये क्या करता है आपका, स्मॉग फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, सेकेंड इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग विच नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। ठीक है, देख लेते हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी बेटा 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हैं बेटा, एमन डाई पॉजिटिव के पास, इसके पास हो गए बेटा आपका 23 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी कितने होंगे 23 इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पे बेटा इसके पास होंगे 24 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसके पास होंगे 23 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके पास कितने होंगे बेटा, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इसमें कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? बेटा इन दोनों में देखो, इसमें 24 इलेक्ट्रॉन है, इसमें जबकि 23 है, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तुम्हारा आंसर कौन सा होगा? थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस दी गई हैं और उनको मैच कराना है। तो सबसे पहले बेटा देखो क्या हो रहा है कि ये जो बेंजीन है, इसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से कर रहे हैं। CO मतलब को, जब इसकी रिएक्शन COHCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइडस Cl3 से करते हैं तो हमें क्या मिलती है? बेंजल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? गटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर ये ग्रुप कंटेनिंग कोई ग्रुप हो, इसकी रिएक्शन अगर सोडियम हाइपोहैलाइड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हैलोफॉर्म। और इस रिएक्शन का नाम क्या है? हैलोफॉर्म रिएक्शन। इसके अलावा बेटा जब एल्कोहल की रिएक्शन हम एसिड से कराते हैं, एसिड के प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। आंसर कौन सा होगा इसका? 4। और इसके अलावा बेटा एसिड की रिएक्शन HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस हैलोजन के साथ, इसके अलावा वाटर से करते हैं तो बेटा क्या होता है? अल्फा हैलोजिनेशन होता है। और इस रिएक्शन को कहते हैं HBZ रिएक्शन, हेल-वुलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। तो आंसर कौन सा होगा बेटा? मैच करा लेंगे तो ए का हो जाएगा सेकेंड, बी का हो जाएगा थर्ड, सी का 4 और डी का फर्स्ट। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका थर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following arrangement of the following sequence is not strictly against the property indicated against it। मतलब इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा जो प्रॉपर्टी दी गई है वो सही नहीं है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले में देखते हैं बेटा, जब ये देखो देखो डाउन टू द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है? जब डाउन टू द ग्रुप आते हैं तो साइज बढ़ती है, और जब साइज बढ़ेगी तो बेटा क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। साइज बढ़ेगी तो बेटा जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होने का मतलब क्या हो जाएगा? Ka की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगा, और जो बेटा Pk होगा वो डिक्रीज होगा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? डाउन टू द ग्रुप आने पे Pk वैल्यू की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। नहीं बेटा, Pk की वैल्यू डिक्रीज होगी, Ka की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो बेटा पहला स्टेटमेंट ही हमारा गलत हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट हो गया। बाकी देख लेते हैं, डाउन टू द ग्रुप आएंगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या कह रहे हैं कि इसका इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेटा डाउन टू द ग्रुप आते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू बढ़ती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी। इसके अलावा इसमें भी डाउन टू द ग्रुप आएंगे तो इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो बेटा गलत कौन सा होगा? फर्स्ट गलत होगा। तो आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि बेटा जब हम एनिलीन की रिएक्शन करा रहे हैं नाइट्रस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो हमें क्या मिल रहा है? डाइएजोनियम क्लोराइड मिल रहा है। फर्दर इसको कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं तो बेटा ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? बेंजीन में, मतलब ट्राई ब्रोमो बेंजीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो बेटा देखो डाइएजोनियम साल्ट को बेंजीन में रिड्यूस करने के लिए दो रिएजेंट यूज होते हैं। या तो यूज होगा बेटा H3PO2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या फिर बेटा इथाइल एल्कोहल का यूज किया जाता है डाइएजो को कन्वर्ट करने के लिए बेंजीन में। ठीक है, तो बेटा आंसर देख लो। तो आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बेटा इथाइल एल्कोहल क्या करेगा? डाइएजो को कन्वर्ट कर देता है बेटा सिंपलेस्ट बेंजीन में। ठीक है, तो ये था बेटा ओवरऑल पेपर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपका नीट का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो ओवरऑल बेटा हम फिर से पेपर के बारे में यही कहेंगे कि पेपर क्या था? इजी टू मॉडरेट था, और ये बहुत आसानी से 150 प्लस करने लायक पेपर था, इसमें कोई डाउट नहीं था। ओके बेटा, इसके अलावा एक आध क्वेश्चन में आपको कंट्रोवर्सी हो सकती है, जैसे डिस्टिलेशन वाले में। तो बेटा इसके बारे में ये टॉपिक डिस्कशन का है, इसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक यू।